अस्सलाम नाजरीन, दिस इज एहसन असलम, वेलकम टू माय चैनल थेरेप्यूटिक। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मुबीन हाशमी, जो कि एक मशहूर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिमोनियल लाइफ एंड इट्स प्रॉब्लम्स। डॉक्टर साहब बताइए, शादी होती क्या है? शादी वो तो नहीं है जो हम समझते हैं, या जो हमने जो हमारी assumptions हैं, या जो हमारा हाइपोथेसिस है उसके ऊपर। शादी सेक्रीफाइस का नाम है। लोग समझते हैं कि शादी कंप्रोमाइज है। कंप्रोमाइज इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, और सेक्रीफाइस एक बहुत अलग चीज़ है। लोग ये सोचेंगे सेक्रीफाइस उस तरह से जानवरों को ज़िबा किया जाता है, तकरीबन वैसे। जब आप अपनी जान, माल, आबरू, अपने आने वाली जनरेशन और अपने लाइफ पार्टनर के नाम कर चुके होते हैं, उसको सेक्रीफाइस करते हैं। ये है शादी। शादी ये नहीं है कि तुम जो मर्जी करो, मैं जो मर्जी करूं, मुझ पे ना पूछा जाए, मैं तुम्हें नहीं पूछूंगा। दिस इज कंसिडर्ड टू बी कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज का नाम शादी नहीं होती। उसकी रीजन है, मैं आपको एक उसकी एग्जांपल दे देता हूँ। आप एक 9 to 5 जॉब कर रहे हैं। 9 to 5 जॉब में आप आपके 5 o'clock या 6 o'clock आपका ऑफ होता है, राइट? वहां से आपको बॉस कॉल आती है कि आप 8 बजे तक नहीं जा सकते, ओवर टाइम आप करेंगे और डेफिनेटली उसका आपको चार्जेस आपको दिए जाएंगे, लेकिन क्या आप वो अपनी खुशी से करेंगे? दिस इज कंसिडर्ड टू बी कॉम्प्रोमाइज। ये कॉम्प्रोमाइज। सेक्रीफाइस क्या है कि आपको कॉल भी नहीं दी जाती और आप कहते हो नहीं यार, इस कंपनी के लिए मुझे कुछ करना है, मुझे खुद से कुछ करना है, तो मैं 8 बजे तक बैठा हूँ। सेक्रीफाइस। तो जब आप सेक्रीफाइस करते हैं उसको शादी कहते हैं। शादी 15 लाख रुपए में शादी आपने कर ली, 50,000 में कर सकते हो, लाख रुपए में कर सकते हो। क्या तकलीफ है आपको अगर आप वही शादी आप 50,000 में कर लेते हो? 15 लाख रुपए की शादी आप सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो। पहला बच्चा लोगों को दिखाने के लिए आप पैदा कर रहे हैं कि हम ठीक हैं। सो दिस इज नॉट शादी। तो आप लोगों को खुश कर रहे हैं। तो शादी क्या नहीं है और क्या है, ये दो अलग अलग टॉपिक्स हैं। उसमें पहली चीज ये है कि शादी एक सेक्रीफाइस मुकम्मल तौर पे, कि आप सोचते हैं कि हमने जो जीनी थी जी ली, अब अगले लोगों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए अब हम राहें हमवार करें, इसका नाम शादी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने दुरुस्त फरमाया। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस एक कम्प्लीटली डिफरेंट दोनों वर्ड्स हैं। कॉम्प्रोमाइज इंसान करता है जो कि अपने नफ़े के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने मफाद के लिए करता है, कि वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, उसको उससे क्या चीज़ मिल रही है, या तो फ्रीडम मिल रही है या कोई भी चीज़ मिल रही है। सैक्रिफाइस इंसान अगले इंसान के लिए करता है या अपनी रिलेशनशिप के लिए करता है, सेल्फलेस होके। तो डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि आगाज़ करते हैं इस टॉपिक का इस बात से कि व्हाट इज मैरिज इन द वे ऑफ रिलीजन। मज़हब शादी के बारे में क्या कहता है, किस तरह निभानी चाहिए, क्या तौर तरीके हैं, मज़हब का इस बारे में क्या कहना है? मजहब तो बहुत सादा अल्फाज में आपको बयान कर देता है कि शादी ये है कि आप एक लाइफ पार्टनर को पसंद करें, बाकायदा तौर पर उसको पसंद किया जाए। आप उसमें अपनी और उसकी अच्छाई और बुराई को मैच करते हैं। हर इंसान में अच्छाई बुराई होती है। गुनाह और बुराई के अंदर बहुत फर्क होता है। हम बहुत सी जगहों पर गुनाहों को और बुराइयों को ना मिक्स कर देते हैं। किसी इंसान को सिगरेट पीने की आदत है, अब उसकी शादी होगी, बीवी को पसंद नहीं है, या तो ब्रश करें तरीके के साथ, या अपने जिनसी तकाजे को अगर पूरा करना ही है तो नहा के जाए, सेटिस्फाई करना, उसका भी ख्याल रखना है आपको। तो मजहब क्या कहता है कि आप अगले इंसान का ख्याल रखेंगे, पूरे तौर पे ख्याल रखेंगे। यानी बीवी और मियाँ ये दोनों एक दूसरे के लिबास हैं। लिबास का क्या मतलब है कि इज्जतें हैं। जब आप दोनों एक दूसरे की इज्जत हो तो आपने एक दूसरे की बुराई पे पर्दा डालना। बुराई क्या है? छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती है, गाली गलौज हो जाती है, हाथापाई तक नौबत ना आए, वो गुनाह। या तल्ख कलामी हो जाती है, किसी बात को लेकर कोई बहस हो जाती है। जैसे और थका हुआ आता है, वो कहता है मैं बाहर नहीं जा सकता आपको लेकर, सो उस पर आप कोई बहस हो जाती है, कोई मामला हो जाता है, तो उस पर एक इंसान दूसरे को मना देता है, या कोई मामला उस पर कोई तय पा जाता है। सो किसी भी इंसान की बुराई के साथ अपनाया जाता है उसको। एक तो चीज़ ये है। फिर उसमें कीड़े नहीं निकाले जाते कि ये है ये वो है। नथिंग इज परफेक्ट। यानी अगर आप चिराग लेके भी कोई परफेक्ट इंसान ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप अकेले रह जाएंगे। सो मजहब इसमें आगे चलकर ये कहते हैं कि जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वही अपनी बीवी के लिए पसंद करते हो, अपने बच्चों के लिए पसंद करो। जो तुम खुद खाते हो वही उसे खिलाओ, जिस पर खुद सवार होते हो उसको भी करो, क्योंकि वो कॉन्क्यूबाइन नहीं है, स्लेव नहीं है, वो एक फ्री वुमेन है। सो जब एक फ्री वुमेन है
तो वो किसी भी बेस के ऊपर आपसे गुलाब का तकाजा कर सकती है, तलाक का तकाजा कर सकती है, किसी भी बेस पे कर सकती है। अब शादी क्या है, शादी मैं छोटा सा पार्ट इसमें ऐड कर दूंगा कि ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह एक कंपनी को एक मैनेजर ज्वाइन करता है, तो यहाँ पे आप बीवी को अज्यूम कर लें कि वो एक मैनेजर है और शौहर क्या है, वो सीईओ। मैनेजर को फायर भी किया जा सकता है, हायर किया तो फायर भी किया जा सकता है, या वो खुद अपनी मर्जी से छोड़ के भी जा सकता है। तो यहाँ पे ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप जबरदस्ती किसी को रोक लें। सूरह बकरा में ये भी लिखा होगा, ये भी वहां पे डिटेल में बताया गया कि अगर वो जाना चाहे अपनी मर्जी से, वो जा भी सकती है वापस, उसको रोको नहीं, आप उसे रोक नहीं सकते। यानी घर वाले को जबरदस्ती नहीं कर सकते फोर्सफुली कि नहीं भी, तो हम तो तुम्हें नहीं जाने। सो ये पूरा पैटर्न है उसका। अब आपको इसमें अपने आगे आने वाली जनरेशन का बहुत ख्याल रखना। आप अगर इस सिचुएशन में नहीं है कि आप बच्चे की पैदाइश कर सकें या उसको वो बुनियादी सहूलियात फराहम कर सकें, जो बच्चे को दुनिया मत लेकर। और अगर वो तमाम बुनियादी सहूलियात आप उसे दे सकते हैं, क्यों नहीं। डॉक्टर साहब, आपने बात की अगले आने वाली जनरेशन की, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मैट्रिमोनियल एजुकेशन जो है, जो कि काफ़ी लैक करती है, मुझे ऐसा लगता है, जो कि दिख भी रहा है, उनके जो हालात हैं, रिश्तों के जो हालात हैं, आए दिन सुनने में आ रही होती है बातें, फलाना ये फलाना वो। तो क्या पेरेंट्स जो हैं या लाइफ पार्टनर, क्या रोल प्ले करना चाहिए उनको? वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं और क्या रोल प्ले करना चाहिए बच्चों की मैट्रिमोनियल एजुकेशन में? देखिए, माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं क्या गलत है क्या सही है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कभी मेरे बाप ने या मेरी माँ ने या किसी के भी आपको बैठ कर बताया कि शादी है क्या, किस तरह निभानी है। वो हम सबके लिए एक नया किस्सा होता है, हम वो शुरुआत करते हैं उस किस्से की अननोइंगली। बहुत सी चीज़ें नहीं पता होती, बहुत सी चीज़ें हम गलत कर रहे होते हैं, अगला गलत कर रहा होता है हमें, क्योंकि वो एजुकेशन मिली ही नहीं, हमें पता ही नहीं है अंदर स्टार्ट चलना कैसे। हमें बहुत देर जाके पता चलता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, तो फिर बहुत देर हो चुकी होती है, बात इतनी आगे बढ़ चुकी होती है कि जो मसाइल एक मियाँ बीवी के आ रहे होते हैं, उनकी लड़ाई होने, वो मसाइल उस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन में होते ही नहीं है, क्योंकि उतना पीछे मवाद इकट्ठा हो चुका होता है। तो मुझे बताइए कि मैट्रिमोनियल एजुकेशन जो है वो पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में कैसे लैक कर रही है और उसको बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? सबसे पहली बात यह है कि आप मैट्रिमोनियल एजुकेशन लेते कहाँ से? बाप ने सिखाया, माँ ने सिखाई, किसी बड़े बहन भाई ने सिखाया, किसी चाचू मामू ने नहीं सिखाई, तो कहाँ से सीखते हैं? कोई किताब खोलते हैं, किसी किताब में गूगल पे जाते हैं, भी नहीं जाएंगे, अवेलेबिलिटी नहीं है, अगर है तो उस तरीके की नहीं है, किताबी बात है। आप मैट्रिमोनियल एजुकेशन लेते हैं अपने स्क्रीन से, आप देखते हैं पिक्चर्स, मूवीज, वहां पे एक लड़का आता है, किसी लड़की की जिंदगी में 4 दिन में उसको मोहब्बत होती है, 5वें दिन में शादी करते हैं। तो आप क्या करते हैं, यह क्या करता है आपको? हिप्नोसिस, दिस इज कंसीडर्ड टू बी हिप्नोसिस। आप हिप्नोटाइज हो चुके हैं। अब यही चीज आप किसी और फिल्म में भी देखेंगे, हर फिल्म के अंदर क्लाइमेक्स यही, इंटरवल यही, उसकी स्टोरी इसी चीज पे बेस करती है। तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि सारी जिंदगी होती है, वो आगे चल के अमीर भी हो जाते, हम भी हो जाएंगे। जबकि जब आप ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो उसके ऊपर ये चीजें बेस नहीं करती। रियलिटी ये नहीं है, आप अपनी ख्वाबगाह में आप एक ख्वाबीदा किस्म की चीज के ऊपर तरजीहात अपनी सारी मुज़य्यन कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वही तमाम चीजें जो आप एक फिल्म में देख रहे हैं, ड्रामा में देख रहे हैं। जब वो तमाम चीजें आपको आपके लाइफ पार्टनर से नहीं मिल रही होती, तो फिर आप क्या करते हैं? आप तो हिप्नोटिक हो चुके हो, आप हिप्नोटिज्म में। अब होता क्या है? होता ये है कि जब एक लाइफ पार्टनर से आप वो चीजें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जो आपने मूवी में देखी हुई है, क्योंकि ये कंटिन्यू है, कहीं पर खत्म नहीं हुआ सिलसिला। एक मूवी नहीं, 2 मूवी नहीं, सैकड़ों मूवीज आप देख चुके हैं। फिर क्या होता? फिर वो भी आपसे वही चीजें एक्सपेक्ट कर रही होती है जो उसने हीरोइन में देखी होती है। अब दोनों हीरो हीरोइन का किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो क्या होता? या तो डाइवोर्स होती है या फिर चीटिंग एलिमेंट आ जाता है। दोनों अपने अपने मतलब के कोई और पार्टनर्स ढूंढ रहे होते हैं। एक तो चीज ये होती है। दूसरी चीज ये होती है कि यहाँ पे जब बच्चा पैदा हो जाता है तो पिसके रह जाता है। अब वो कैसे पिसके रह जाता है? थोड़ा बड़ा होता है वो बच्चा जो आपको 4-5 साल तक बहुत अच्छा, क्यूट, बहुत प्यारा लग रहा होता है,
सब कुछ कर रहे होते हैं उसके लिए, अचानक से वो आपको जहर भी लगना शुरू होता है, क्योंकि आपकी अक्कासी कर रहा हो, आपको अपना आपका अक्स दिखा रहा हो कि मैं वही हूँ जो आप है। फिर क्या होता, फिर उसको स्कूल भेजा जाता, स्कूल भेजो उसको, स्कूल भेजो, पारा पढ़ने भेज दो, इसको ट्यूशन में भेज दो, आप चिढ़ रहे होते हैं। जब वो बड़ा होता क्या करता, पे बैक, जो आपने दिया होता है वही आपको पे बैक कर रहा होता, रिटर्न कर रहा होता, सब कुछ रिटर्न कर रहा होता है। ये हो रहा है आजकल। शादी क्या है, शादी में आपको ये देखना होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिविटी कितनी है। 80% पॉजिटिविटी है, 20% नेगेटिविटी है, कोई मसला नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर इंसान ने अपना अपना जवाब देना। लेकिन अगर गुनाहों में है ज्यादा, तो आपको ये छानबीन करनी पड़ेगी। आपने एक इंसान को अपनी पूरी जिंदगी देनी होती है, उसके बाद आपने ये करना होता है कि आपने उसके साथ फ्यूचरिस्टिक बात करनी होती है कि फ्यूचर में वो क्या करता है। अगर तो आपको सिर्फ आई लव यू के ऊपर सिर्फ यही एक लॉलीपॉप देके चला जाता है, चली जाती है, तो इसका मतलब है उसके अंदर फ्यूचरिस्टिक बात नहीं है। वो फ्यूचर के ऊपर कोई उसकी ग्रिप नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई परसेप्शन नहीं क्रिएट किया हुआ, कोई प्लान नहीं बनाया हुआ कि आया कुछ ऐसा प्लान हो जिसमें फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं, कोई हायरार्की। क्योंकि फीमेल हमेशा देखती है लॉन्ग टर्म में। आज अगर फीमेल लॉन्ग टर्म में देखना बंद कर दें तो कोई शादी किसी की नहीं हुई, मेरे नहीं ख्याल किसी की शादी हुई। अलमारियां भरी भरी होती हैं कपड़ों से, जूतों से। रीजन क्या है, लॉन्ग टर्म में देखती है। मेल के साथ ये नहीं है, वो नॉवेल्टी पे सोचता है। टारगेट्स गोल्स अचीवमेंट, टारगेट्स गोल्स अचीवमेंट्स, सो उसकी जिंदगी इस चीज पे चल रही होती है। दैट्स व्हाई दोनों डिफरेंट हैं। सो यहां पे लोगों को अपने आगे आने वाली नस्ल को सेक्सुअल एजुकेशन देनी पड़ेगी। कैजुअल सेक्स क्या है, नोबडी नोस। देखते हुए आपको शर्म नहीं आती, लेकिन उसे परफॉर्म करते हुए आपको एंजाइटी, सेक्सुअल एंजाइटी होना शुरू होती है, क्योंकक आपको देख इतना चुके हैं, आपके दिमाग में इतना सवार हो चुकी है। न्यूरो प्लास्टिसिटी इस स्क्रीन की वजह से आपको होती है। इतना महव होते हैं कि आपको इसी की माइल्ड टाइप ऑफ इल्यूसिनेशंस आपके ज़हन में आना शुरू होती है, तस्वीरें बनना शुरू होती हैं। तो आप एक सादा औरत की अगर आप छवि देखें या तस्वीर देखें, तो वो जो बहुत टाइट कपड़े पहनकर आपको जो तस्वीर के अंदर इसमें नजर आएगी, उसमें इसमें बहुत डिफरेंस होगा, बहुत डिफरेंस होगा। क्योंकि उन्होंने कैमिसोल इस किस्म के पहने हुए होते हैं कि आपको बहुत खूबसूरत नुमाया नजर आ रही होती है। असल में तो इस तरह का मामला नहीं। सो ये अट्रैक्शन है, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उनकी कि अपनी तरफ आपको अट्रैक्ट कैसे करना है। हर इंसान को देखिए, मूवी किसी न किसी फिल्म की बात कर रहा हूँ। सो फिल्म क्या है, एक रीसेंट पास्ट है जिसको आप प्रेजेंट में देख रहे होते हैं और फ्यूचर में डिस्कस कर रहे होते हैं। उसी को ज्यूम कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, हम यही करेंगे, सबकॉन्शियसली वही कर रहे होते हैं। सो शादी तो बहुत 180 डिग्री के ऊपर खड़ी हुई एक चीज है, जिसमें आपने अपनी हर चीज कुर्बान कर देनी है अपने लाइफ पार्टनर के लिए और अपने बच्चों के। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं बिल्कुल। टीवी जो है, मूवीज और ये शोज बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हमारे डेवलप करते हैं। हम वो खुद दे नहीं पाते चीजें, लेकिन हम एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमने सारी जिंदगी ये देखा। और सब इन इश्यूज के डेप्थ में जाके अगर हम बात करें तो टॉक्सिक मैरिज है क्या, इसमें वो क्या एलिमेंट्स हैं जो उस मैरिज को टिपिकली टॉक्सिक बनाते हैं। इसमें बहुत से एलिमेंट्स आ जाते हैं, यानी टॉक्सिक करते हैं जो आपकी मैरिज को। एक तो एलिमेंट ये आ जाता है कि अगर मेल किसी ड्रग एडिक्शन में, किसी भी किस्म के ड्रग्स वो इस्तेमाल करता है, या फिर वो प्रोस्टिट्यूशन में है, या मतलब प्रोस्टिट्यूट्स में जाता है। कोई भी औरत क्या कोई मेल किसी अपनी बीवी को किसी का शेयर करना पसंद करेगा, या वो ये पसंद करेगा कि उसकी बीवी का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो और कोई मसला नहीं है? कोई भी नहीं करता। सो क्या कोई बीवी इस चीज को अज्यूम करेगी अपने लिए? कोई बात नहीं। खैर, ये 80s का दौर नहीं है भाई, यहाँ पे औरतें सीधी हुई होती, खड़ी हुई होती कि ये हमारा राइट है। तो रिलीजन भी आपको ये कहता है कि जब आप किसी के पार्टनर, लाइफ पार्टनर बन गए हो, तो आपकी बॉडी फिर आपकी नहीं है, वो उसकी है, उसकी अमानत है। सो अगर कोई बीवी है और वो मेल है, तो उसकी बॉडी उसके लिए अमानत है। सिर्फ बॉडी नहीं, रूहें भी, रिलेशंस भी। आपने वो सारा दिन काम किसके लिए कर रहा हो? एक मेल अपने बीवी बच्चों के लिए। लेकिन अगर बीवी ही अपनी इज्जत की जो मुट्ठी को दे के गया, इज्जत दे के गया, उसकी मुट्ठी में वो खोल दे,
तो पीछे का रह जाता। और अगर मेल बाहर जाके इस तरह की हरकत कर रहा हो जिसके लिए औरत सारा दिन घर में चूल्हे के ऊपर सफाइयाँ कर रही है, उसके घर की सारी घरदारी कर रही है, तो पीछे का रह जाता। तो इससे बड़ी टॉक्सिक मैरिज क्या होगी, ड्रग एडिक्शन से बड़ी क्या होगी, इससे भी ऊपर का एक लेवल है। अब आप सोचेंगे कि इससे ऊपर क्या हो सकता है। इससे ऊपर ये है कि जब आप प्लानिंग्स करना शुरू करते हैं। एक सादा अल्फाज में मैं आपको यहाँ पे सारी बात यानी दरिया को कूजे में मैं बंद कर दब जाओ या दबा दो। हमारे माशरे में ये हो रहा है, या तो दब जाओ या दबा दो। तो मैरिजेस क्या हो रही हैं, इस पर्पस पे हो रही है, वुमेन को आपने अपॉर्चुनिस्ट बना दिया। वो अपॉर्चुनिस्ट थी नहीं, अब वो अपॉर्चुनिस्ट बन गई। वो अपॉर्चुनिटी जब देखती है ना कि यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो क्यों देखती है। घर में बाप या भाई या माँ जब अपना कोई ड्रीम सामने रखती है ना, तो साफ कह दिया जाता है कि शौहर के घर जाके पूरे करना। वो आस लगा लेती है। जब वो वहां जाती है तो क्या कहा जाता है, तुम्हारे बाप का मुलाजिम, ये वहां पूरे करने दो, जब उन्होंने पूरे नहीं करवाया तो मैं क्यों करूं। वो अपॉर्चुनिस्ट, फिर वो अपॉर्चुनिटी की तलाश में, वो फिर किसी की सगी आश्रय का आधार, किसी इंडिविजुअल ने तो उसको इस तरह का नहीं किया। दूसरी बात, शादी से पहले आदत, माएं अपनी बेटियों को इस हद तक परियां बनाकर रखती थी कि वो एक शहजादे की आस में है, कोई कोहकाफ से कोई शहजादा आएगा उड़ते हुए घोड़े पे सवार होगा, वो हमें लेके जाएगा। ना उनकी कोई सेक्सुअल एजुकेशन है जो माँ ने करनी होगी, ना बाप ने बेटे की, ना किसी बड़े ने की भी है। कि होता क्या कि ये कुरान की एक आयत है कि अपनी बीवियों के साथ बहुत हुस्न सलूक से पेश आओ। ये किस चीज पे कहा है, सिर्फ इंटीमेसी पे कहा है, सेक्सुअल मतलब तौर पे कहा है कि सेक्स में आपने ये सब कुछ करना, ऐसा नहीं। और इस पे हदीस है कि तुम में सबसे बेहतर वो है जिसका अखलाक अपने घर में सबसे ज्यादा अच्छा है। जो अखलाक आप देखें, हम तो निचले दर्जे में, जबकि यहाँ पे आला दर्जे की बड़ी गैर मामूली बात करती है। दूसरी बात ये है कोई आपकी एजुकेशन, कोई नेचर के ऊपर कोई एजुकेशन बेस नहीं करती है। तो अब लड़कियां क्या सोचती हैं, अपॉर्चुनिटी। वो एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, बड़ी पैथेटिक किस्म की एक्सपेक्टेशंस होती है, हॉरर किस्म की, नॉक्शियस, यानी मैं इतना बड़ा वर्ड यूज कर, 26 साल का लड़का, बैंक बैलेंस हो, उसके पास गाड़ी बंगला भी हो और उसका अपना बिजनेस हो। 26 साल का लड़का, जबकि आपके मुल्क में 26 साल का लड़का वो होता है जिसकी 15,000 की तनख्वाह होती है। 15 करोड़ इंसान बिलो द पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं। अब तो मेरे ख्याल ज्यादा रेशो बढ़ गया, आपके स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो ज्यादा हो गए हैं। तो जब ये एक्सपेक्टेशंस होंगी तो बैठ के बूढ़ी होंगी 30-30 साल की, और उसके बाद PTSD होगा, उसके बाद फिर किसी न किसी सिंड्रोम में आई, किसी फोबिया में आई, उसके बाद नहीं हमने तो शादी करनी नहीं, अंदर से दिल कर रहा है कि नहीं करनी, सिक्योरिटी इश्यूज, ट्रस्ट इश्यूज, ये मामला शुरू हो जाएंगे। तो ये मामला शुरू होते हैं। फिर ये है मेजर एजुकेशन जो आपने देनी है, जिसने माशरे को चलाना है आगे, ये आगे फॉल करेगी। जब रिलीजन एक मर्द के पास जाता है तो एक जमाने के पास जाता है, उस वक्त के जमाने के पास, उस टाइम के पास जाता है। जब रिलीजन एक औरत के पास जाता है तो नस्लों तक जाता है। उसकी मिसाल है, मर्दों का हाथ में कुरान है, लेकिन सबसे ज्यादा हदीसें किनकी कोट की जाती है, हम आयशा। सारी जिंदगी उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारी, सबसे ज्यादा हदीसें। सिंपल सी इसकी मिसाल। दूसरी बात ये कि टॉक्सिकेशन पे अगर बात हो रही है तो टॉक्सिकेशन और बहुत सी किस्म की है, लेकिन ज्यादा जो है वो एक नजर नहीं आ रही, एक नजर आ रही है। एक टॉक्सिकेशन वो है जिसमें फिजिकल अब्यूज है, मारा पीटा जाता है, गाली गलौज की जाती है। एक मेंटल टॉर्चर किया जाता है, औरत को बंदी बना कर रख लिया जाता है, बाहर नहीं लेके जाना, हकूक नहीं पूरे करने, उसकी जिम्मेदारी पूरी नहीं करनी। लेकिन एक लव बॉम्बिंग का एलिमेंट आ रहा था, आना सहलाना और सिर्फ कुछ चीजें देकर बहला लेना और बस उसी तरह से जिंदगी चलती चली जा रही है। वो चीजें आगे फिर अगली जनरेशन के पास आती हैं और यही लेगेसी आगे चलना शुरू कर देती है।
ये एक बहुत बड़ी टॉक्सिकेशन है जो कि नजर नहीं आती, दिखती नहीं है। उसमें क्या होता है कि खवातीन के अंदर ना एक एलिमेंट है, बेशक उनको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन वो क्या करती है कि वो फिर अगला बदला जो है वो अगली आने वाली खातून से लेती है। हमारे साथ भी तो यही हुआ था, हमने भी तो यही सारी जिंदगी बर्दाश्त की है। इनको क्या तकलीफ है, क्यों नहीं बर्दाश्त करती? वो अपनी लाइफ गुजार चुकी, तो फिर आप अगले बंदे की लाइफ क्यों क्यों डैमेज करते हो? आप अपने आगे आने वाली जनरेशन में लड़के इस तरीके के पैदा करो कि उनको वो प्रॉब्लम ना हो आगे आने वाली लड़कियों को जो पिछले मर्दों ने आपके साथ की। लेकिन नहीं, मेहनत लगती है। तरबियत और परवरिश में बहुत फर्क होता है। तरबियत करना कोई चाहता नहीं है और परवरिश को तरबियत का नाम दिया गया। यानी कि आपकी बेटी और आने वाली बहू, डॉक्टर साहब ये तो होगी टॉक्सिक रिलेशनशिप, एक हेल्दी रिलेशनशिप मैं समझता हूँ बहुत रेयर है आजकल, वो क्या होती है? हेल्दी रिलेशनशिप पहले तो कोई मुझे बता दे होता क्या। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई पहले मुझे ये बता देना कि होता क्या उनकी नजर। टॉक्सिक ना वही होगा जो मैं आपको बता चुका हूँ। लव यू के अल्फाज को बार बार रिपीट करना, और जिस किस्म के पैथेटिक फोन कॉल्स पे बात हो रही होती है उसमें कोई फ्यूचरिस्टिक एलिमेंट नहीं होता, और उसके ऊपर जो बात हो रही होती है वो बस इस किस्म के अल्फाज होते हैं कि आप सिर्फ अपने जिनसी तकाजे को हवा दे रहे हो कि बात होगी, डोपामीन जरा मिल गया, मजा आ गया बात करके, सुबह सब जरा सो जाओ। हेल्दी रिलेशन ये होता है कि एक लड़की की एक लड़के के साथ कोई इंगेजमेंट, वो मंगेतर नहीं उसके, वो 24 घंटे इंटीमेशन के ऊपर बात करने के बजाय फ्यूचर के ऊपर भी बात करें, जो कि नहीं होती। ज्यादातर 80% लोगों का माइंडसेट ये है कि शादी तो नाम ही जिनसी जिबेदत का तकाजा पड़ता है, ये तो है ही इस चीज के लिए, इसीलिए औरत मर्द पे हलाल की गई है। तो अगर की गई है तो आपके अभी तक प्रोस्टिट्यूशन के दायरे क्यों बंद नहीं हुए? आपने अभी तक निकाह को आम क्यों नहीं किया? आप अभी तक 15-15 लाख की 20-20 लाख की शादियां क्यों कर रहे हैं? आपका डाइवोर्स रेट इतना हाई क्यों गया? सवाल इसमें किसी को कोई जवाब? इतने बड़े स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्यों आ रहे हैं? सो सवाल ये है कि किसी को भी मैट्रिमोनियल एजुकेशन का पता ही नहीं है कि होती क्या है। शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत तो अव्वल तो ये कोई वर्ड नहीं है, मेरे नजदीक तो ये कुछ भी नहीं है, ये मेटाफोरिक है। इसमें आप लॉयल्टी, ओबीडियंस, रिस्पेक्ट, इंटेग्रिटी, डिवोशन, डिग्निटी, सबसे बड़ी चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल, गो गेट मैरिड। इफ यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, ये पंगा लेने की जरूरत नहीं, ये बहुत बड़ा पंगा, ये गले का कॉक बन जाता है। मैं दोनों साइड्स पे कह, सो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लेनी होती है? आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेनी होती है कि आपने बीवी को किस तरीके से रखना है। उसने, आप दोनों ने इक्वल तो है आप, लेकिन आप इक्वल सिर्फ इक्वालिटी की बेस पर नहीं है, आप इक्वल हैं ऑन द बेस ऑफ इक्विटी। आप हकूक की बेस पर इक्वल हैं, वैसे आप इक्वल नहीं है। मैंने आपको उसकी सिंपल सी मिसाल दी है। औरत कहां देखती है? लॉन्ग टर्म पे, और मेल कहां देखता है? नोबेलिटी। ठीक है, तो कहीं पे भी इक्वल नहीं है। लेकिन उसमें आपको देखना ये चाहिए कि जब आपकी शादी होने वाली है, आपने हेल्दी रिलेशन में जाना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इस जर्नल साइकोलॉजी, जर्नल क्लिनिकल पे आते ही नहीं, जर्नल साइकोलॉजी, आप ये देखना पड़ेगा कि ये इंसान जिसके साथ मैं शादी करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, ये रिस्पॉन्सिबल कितना, ये जो पैसे कमाता है, जितने भी कमाता है, लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, व्हाट एल्स, 50,000, ये स्पेंड कहाँ करता है, बचाता कितना है, सादगी है तो कितनी है? जब वो आप खाना खाता है तो किस किस्म का खाना खाता है? चीट मील क्या है इसका? डेली बाहर से खाता है, घर से खाता है, बाहर क्या पसंद करता है खाने में, घर में क्या पसंद करता है, दोस्त कितने हैं, दोस्तों में कितना टाइम देता है, तमाम चीजें इसको सरते नजर कर दिया जाता है, इसको देखा नहीं जाता। देखा किस चीज से जाता है? औरत क्या देखती है? पैसे, घर अपना, गाड़ी है, अपॉर्चुनिटी वाली बात आ गई ना, फॉल करेगी। यहाँ पे ना उसने देखा बिहेवियर, ना देखा उसने कैरेक्टर, ना उसने देखा कि इसकी आदत क्या है, बस चली गई। अब जब चली गई तो फिर आप उस पर ब्लेम नहीं कर सकते कि वो इस
अगर आप उसको ब्लेम कर रहे हैं तो फिर आप अपने ऊपर भी ये बात लेकर आए कि आपने ये अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी थी जिसकी बेस पे आप वहां गए थे, तो सारा ब्लेम उस पर नहीं था। दूसरी बात ये कि मेल क्या देखता, मेरे साथ खड़ी भी खूबसूरत लगेगी, अच्छी है, नजाकतें हैं, शौक है, जिस्म फुर्तीला है, पतला है, पतली दुबली है, खूबसूरत है, यानी खूबसूरती के एलिमेंट आप देखते हैं और फॉल कर जाते हैं। सो उसके ऊपर आप ये कौन सी एजुकेशन है, ये किस एजुकेशन की आप किस एजुकेशन की बेस के ऊपर आपकी शादी कर रहे होते हैं। सो ये है जिस पे फॉल कर रहे होते हैं। और जो होनी चाहिए वो बिहेवियर है, वो कैरेक्टर है, वो एजुकेशन। एजुकेशन किस किस्म की, एक कंटेम्प्रेरी और एक रिलीजियस, तो आपको पता ही। एक नेचर आपको एक एजुकेशन देती है, जिंदगी सिखाती है कि कौन आपके साथ लॉयल है कौन नहीं है। तो यहाँ पे जब आप नेचर की बात नहीं ना मानते, जब आप नेचर के अगेंस्ट चलते हैं तो नेचर आपको डिस्ट्रॉय कर देती है। सो मैंने तो यहाँ पे 45 साल के लोग भी इमेच्योर देखे, 20-25 साल के बंदे की क्या बात करते हैं। दुरुस्त कहा डॉक्टर साहब आपने। मैं इसमें बड़ा कसूर है हमारे माशरे का, हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग जो हैं। बड़ों का, मैं ऑनेस्टली मैं मुझे इजाजत दीजिए कि मैं खुल के ये बात कह दूं, हमारे बड़ों का बहुत कसूर है। इंतहा के डोमिनेंट थोपना चीजें कि नहीं भी हमने भी अपनी जिंदगी इस तरीके से गुजारी है तो आपको क्या तकलीफ पड़ती है। देखिए वो जमाने कुछ और थे, ये जमाने कुछ और है। अब औरत को आप ये कहें कि मारपीट बर्दाश्त कर लो, साइकोलॉजिकल टॉर्चर आप बर्दाश्त कर लो, मैं नहीं समझता कि ये आपने तो अगले बंदे की जिंदगी तबाह करके रख दी। वो बच्चा क्या पैदा करेगी, वो बच्चे को क्या संभाले, वो पीटीएसडी में चली जाएगी, सीपीटीएसडी में चली जाएगी, उसको बहुत से मामला उसके साथ बहुत रेयर हो जाएंगे। आपका दिमाग ही सही तरीके से आपके जिस्म को कमांड ना कर रहा हो, आप बच्चा क्या पैदा करोगे। कितनी माएँ जो हैं अपने बच्चे को कहती होंगी कि यार आप एक बंदे में ये चीज देखो कि उसका दिल कितना साफ है, ठीक है, वो लॉयल है आपके साथ, वो यही कहती है कितना पैसा है, गाड़ी कैसी है उसकी, बंगला कैसा है, खुश रखेगा, खुश रहेगी। जब ये चीजें सिखा रहे हो, आगे जाके आप उस इंसान से क्या एक्सपेक्ट करते हो? वो भी वही करेगा, सेम लाइक किसी को फॉलो करेगा। उसको क्या सिखाया जा रहा है? कोई बात नहीं, देखिए, उतरेगा, हमने- मुंडा आएगा, हाँ लड़का है, हाँ। लड़के तो होते हैं इस तरह, कोई बात नहीं। ये आप उसको शायद दे रहे हो कि वो चीज कंटिन्यू रखे, उसको रोकने रहे वहां पे आप बचपन से। कॉन्ट्रडिक्ट एक करेगा। लड़का जो गलती करता है उसी गलती को कहा जाता है कोई बात नहीं, लड़का है, लड़के तो करते हैं। मेरे पास बहुत से केसेस ऐसे हैं जिसमें एक आदमी कोई ड्रग एडिक्ट है ही नहीं, कोई मसला नहीं है उसके अंदर, ऐसा कोई प्रोस्टिट्यूशन का प्रॉब्लम नहीं है। प्रोस्टिट्यूशन में खैर जाना भी नहीं चाहिए लोगों को, एसटीडीज फॉल हो जाती है, एचआईवी हो सकता है, आप अपनी घरवाली को बहुत सी गंदी बीमारियों में मुब्तला कर देते हैं, खुद भी हो जाते हैं। बहरहाल दूसरी बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैंने बहुत से केसेस में इस तरह से देखा कि मेल के अंदर प्रॉब्लम ही नहीं है, एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डाइवोर्स हो रही है। वो प्रॉब्लम क्या है? डोमिनेंस, मारपीट। डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहूंगा कि आपके इस तरह की जो रिलेशनशिप है, मसाइल से भरी टॉक्सिक रिलेशनशिप, इसकी वजह से जो डिसऑर्डर्स या सिंड्रोम्स होते हैं लोगों को, ये क्या है? आसान लफ्ज़ों में बताइएगा, और इनके लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट्स होते हैं लोगों पर? ज़्यादातर जो फीमेल्स में देखे गए वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, कॉम्प्लेक्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स जैसे सीपीटीएसडी, पीटीएसडी, और ये ज़्यादातर टॉक्सिक रिलेशंस की वजह से होती है। टॉक्सिक रिलेशंस में क्या आ जाता है? मारपीट आ जाती है, साइकोलॉजिकल इश्यूज आ जाते हैं, मेंटल टॉर्चर आ जाता है। और होता क्या है? होता ये है कि गैसलाइटिंग, लव बॉम्बिंग, मॉडर्न स्लेवरी, ये मामला होता है। अब ये होते किस तरीके से? गैसलाइटिंग का मतलब होता है कि एक बंदा आपको अप्रिशिएट भी कर रहा है, लेकिन अप्रिशिएट करते करते वो दूसरी जगह पे आपको दबा दे रहा है। फिर लव बॉम्बिंग में क्या होता है कि वो किसी प्रोस्टिट्यूट से होकर आया, बीवी को पता चल गया, अब वो आके उसको सहलाता बुलाता, समझाता बुझाता है और उसको बहला देता है, और वो फिर, लेकिन बीवी के दिल में शक रहता है, तो वो शक जब यकीन में बदल जाता है और उसको रहना भी उसके साथ ही है और वो रह रही होती है, तो वो अजियत में है, दिमाग में हथौड़े बरस रहे हैं, तो वो कैसे रह सकती है? लेकिन अब वो सारी जिंदगी जब उसको उसके साथ रहना पड़ जाता है, तो आपको लगता है कि वो बच्चों की तरबियत अच्छी तरीके से कर पाएगी? कभी नहीं कर पाएगी। फिर मॉडर्न स्लेवरी क्या है कि मार पीट के, समझा बुझा के, बहुत टॉर्चर करके बीवी को अपने पास रखा जाए और उसको इस हद तक मतलब
मैं क्या बोलूँ यार, क्योंकि मैं इस तरह केसेस देखते रहता हूँ, सारे केसेस में सामने आते हैं। सो बहरहाल करते ये हैं कि उनको दबा देते हैं वायलेंस के अंदर, वर्बल या आप कह लेंगे फिजिकल वायलेंस के अंदर दबा देते हैं कि अगर ऐसा कुछ किया धमकियों में तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे कर देंगे, वैसे करो, वो कुछ नहीं पता, कर कुछ नहीं सकता। बहरहाल वो सारी जिंदगी इस तरह से गुजार लेते हैं। जो हमारे पीछे अजदाद ने यही सब कुछ किया, वो आगे भी यही आता है, आगे माशरे में यही सब कुछ पल रहा है और इसी के ऊपर सारी दुनिया अभी तक चलती चली जा रही है। लेकिन अब खवातीन आवाज उठाती हैं, ये मेल कहता है, मेल के साथ यही सब कुछ होता है। वो दबा लो या दबजो, ये चल रहा है माशरे में। वो दबा लो या दबजो को मैंने इलैबोरेट कर दिया, बस यूँ समझ लीजिए। तो ये सारे मामला आते हैं इसमें। उसमें आपका मतलब पीटीएसडी में इंसान का प्री फ्रंटल कोर्टेक्स, आपका एमेगडाला और आपका हिप्पोकैम्पस, ये उस तरीके से काम ही नहीं करता। इनका काम है लर्निंग का, इनका काम है रेजिस्ट करना, रिटेलिएट करना। इनका काम है कि जब ये प्रोसेस करना चीज़ों को, यानी फियर को स्पेशली, या एमेगडाला का जो काम है फियर को या इमोशंस को एक्सप्रेस करना। तो जब ये काम ही नहीं करेगा तो आपने तो रिपोर्ट रखा हुआ घर में, जूते पॉलिश कर दो, कपड़े धो दो, ये कर दो, वो कर दो, तैयार हो बाहर निकल के और जो भी आप करके रखे आ, तो दिस इज नॉट अ मैरिज। ये वही हमारे बुजुर्गों ने ना आगे आने वाली जनरेशन को, यानी मेरे अजदाद ने या आपके अजदाद ने अपनी आगे आने वाली अजदाद को ये सिखा दिया, या आने वाले बच्चों को ये सिखा दिया कि आपने ऐसे ही रखना, में बीवी को दबा काम नहीं करने देना उसको, काम करने वाली और ठीक नहीं होती, वो बड़े दो नंबर किस्म की और ना 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 ऐसे नहीं करना। लेकिन अब इस इन्फ्लेशन में आप क्या करेंगे? अब तो सबको काम करना पड़ रहा है, घर से भी काम हो रहा है। आप औरत को सिखाएं मोबाइल यूज कैसे करना है, आप उसे बताएं कि एक दूसरे मेल से बात करने का तरीका क्या है। यानी मुझे अपनी बहन को सिखाना है कि ऐसे से जब आपने बात करनी है ना, तो एटीट्यूड में बात करनी है, इस तरीके से बात करनी है कि उसको लगे ही ना पौधन, उसको लगे कि बंदा है यार पूरा, तो उड़ा के रख देगी मुझे। मैं उसकी मिसाल देता हूँ आपको। आप हैं, आप मुझे इस घर से बाहर निकालें, अपने स्टूडियो से बाहर निकालें, कैसे निकालेंगे? धक्के धुक्के मारे के बाहर निकालना। सपोज करें यहाँ पे आपकी बहन बैठी है, उसे पुलिस को कॉल करे ना, मुझे 20 साल की लगती है। औरतों को पता ही नहीं उनके अंदर मतलब वुमेन एम्पावरमेंट असल में है क्या, उन्हें मालूम ही नहीं। ये एजुकेशन देनी पड़ेगी हमें। किसी को हरासमेंट फेस करनी पड़ती है, हम बहुत हरास होती है, बॉस हरास करता है, एक काम करें घर बॉस को बुलाएं, वो तो पुलिस को बुला रहे, बॉस की तो लग गई ना। ब्रेन यूज करना है, आपने उस बंदे का ब्रेन ही कंप्रेस कर दिया पकड़ के। तो क्या मतलब इससे बेहतर ऐसी शादी से बेहतर है कि आप कुत्ता पाल लें। यानी मैं इतना गुस्से में ये बात बोल रहा हूँ, ऐसे मेल्स को ना कुत्ता पाल लेना चाहिए, उसके साथ आप ये सब कुछ करो, वो जब आपको पड़ेगा तो आपको दर्द पता जाएगा। ऐसी खवातीन की जो कहती है ना कि मर्दों का क्या है, ये वो यार सीधी सी बात है। जब औरत पैसा कमाना शुरू होती है ना, जब अन्ना पैसा आ जाता है, बहुत रुपया आ जाता है, तो उनको मर्दों की जरूरत नहीं पड़ती। ये बात रियलिटी है। और जब जाती है ना 40s में, मिड 40s में या 30 के ऊपर जाती है, फिर एहसास होता है कि क्या गलती की। करियर ओरिएंटेड होना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब आप नेचर के अगेंस्ट जाते हैं ना, तो नेचर आपको डिस्ट्रॉय कर देता है। आपको अपने आप को एजुकेट करते रहना है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मैं भी आर्टिकल्स पढ़ता रहता हूँ, नई स्टडीज पढ़ता रहता हूँ। जहाँ मेरी स्टडीज का वो पैटर्न रुक जाएगा, जहाँ मैं अपनी स्टडीज रोक दूंगा, नए आने वाले सिंड्रोम्स, फोबियाज, डिसऑर्डर्स मैं नहीं पढ़ सकता। मैं कैसे किसको ट्रीट कर सकता हूँ? मैं धोखा कर रहा हूँ। ये तमाम मामलात हैं जिसमें हमें अपने आने वाली जनरेशन को और अब की जनरेशन को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि यार जिस्मानी तौर पे ना सही, ज़हनी तौर पे तो आप इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएं कि आप किसी को फेस करें। हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम फेस नहीं करते, प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करते हैं। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन साथ लेके आई होती है, आप प्रॉब्लम सॉल्व करें। यानी मैं उसकी मिसाल देता हूँ, मैं आप मुझे 5000 रुपये देते हैं, मैं वो कहता हूँ कि मैं आप मुझे फोन कर रहे हैं, 1 महीने बाद का टाइम था, भाई पैसे वापस कर देते, उम्मीद है इसे तो 5000 मुझे दी ही नहीं। आप मुझे फोन पे फोन करने जा रहे हैं और मैं आपका फोन काटता जा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ? मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, काट के फोन। इस तरह सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम। अलबत्ता अगर मैं उसको ये करूँगा, फोन उठा लूँगा, भाई मैं नहीं दे पा रहा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन आपको मैंने आपका फोन उठाया, अगर ना देने होते तो मैं आपको फोन नहीं उठाता, और मैं आपको अप्रोच करके कहता हूँ कि मैं माजरत चाहता हूँ, मैं आपको दे ही नहीं पाया, तो आप क्या कहेंगे? तब ये कहेंगे ना थोड़ा टाइम और दे दो। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, प्रॉब्लम सॉल्व होना ही होना था, आपको सिर्फ फेस करने की देर होती।
सो मैरिटल लाइफ में भी हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, उसको फेस नहीं करते। मैरिटल लाइफ में भी मैट्रिमोनियल लाइफ में भी आप देखिए कि बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं सॉल्व होने वाली नहीं होती। हम रगड़ रहे होते हैं उस रिलेशन को लेकर, यानी बाइक का एक टायर पंक्चर है, बल्कि टायर है ही नहीं, चला कैसे रहे हो, कैसे चला रहे हो आप, चल ही नहीं सकती, पंक्चर है, उसका उसका तो सिर्फ एक रिम लगा वहां पे। दोनों का हेल्दी होना साइकोलॉजिकली और फिजिकली बहुत मायने रखता है, लेकिन दोनों हेल्दी ही नहीं है। दोनों में से एक टायर को पंक्चर कर देता, कैसे चलाओगे आप, शादी चलेगी नहीं। वो तो एक दूसरे को घसीटने वाला काम है, घसीटते चले जा रहे हैं, नहीं चल सकती शादी। लेवल देखें, जहां पे आपका मयार मैच करता है वहां शादी करें। ये कोई मयार नहीं है कि मेरा मयार कुछ और है तो मैं किसी बहुत ऊंचे घर की लड़की ले आऊं, मयार नहीं है। ये कोई मयार नहीं है कि मैं अपने से नीचे की लड़की ले आऊं, मयार नहीं। मयार ये होना चाहिए कि मुझे जहां तक स्टडीज में मैं जहां तक पहुंचा हूं, बीवी का भी कोई मयार वहां तक का हो, ताकि मैं ये कहता हूं, मैं आमतौर पर लोगों को ये कहता हूं, 5वीं जमात तक आप बच्चों को खुद नहीं पढ़ा सकते। बहुत सिंपल है पढ़ाना। स्कूल वाले कौन सा इतना लंबा को बड़ा तीर मारते, क्यों नहीं करते? आपको बच्चों को टाइम देना होता है, आप टाइम नहीं देते। ये सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है, सबसे बड़ा। आपकी लाइफ में आपके बच्चे 2 चीजें मांगते हैं। एक मांगता है वो आपसे आपकी लाइफ, दूसरा मांगता है वो आपसे आपका टाइम। ये वो दोनों चीजें हैं जिनका सेक्रीफाइस आपकी शादी मांगती है। दिस इज शादी, दिस इज मैरिज। पैसा देना कोई मामला नहीं है। मैंने बहुत सी औरतें भी ये देखी हैं, नहीं भी होता तो वो तब भी सबर शुक्र कर रही होती। और बहुत से ऐसे भी कपल्स देखे हैं, बहुत कम, जो बहुत हेल्दी रिलेशन में, वो एक दूसरे को समझ के चलते हैं, एक दूसरे को वैल्यू करते हैं, वैल्यू देते हैं। लड़ाई उनमें भी होती होंगी, वो बच्चों के सामने नहीं चीखते, उन्होंने बच्चों को मोबाइल नहीं दिए हुए, जाने नहीं छुड़वाते वो कि उनको मोबाइल दे दिए और उससे जान छुड़वा लें। वो एक हेल्दी रिलेशन में अपने बच्चों के बारे में ये सोचते हैं कि इनकी एजुकेशन के ऊपर क्या क्या फैक्ट्स आएंगे, क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए। वो उनको नेचुरल फिनोमिना के ऊपर भी एजुकेट करते हैं, वो उनको रिलीजियसली भी बहुत एजुकेट करते हैं, सिर्फ कंटेम्प्रेरी एजुकेशन के ऊपर नहीं रिलाय करते हैं कभी भी। सो बच्चों की या आगे आने वाली जनरेशन के बारे में सोचना, उनकी एजुकेशन के बारे में सोचना, यही शादी का मकसद होता है। शादी का मकसद ये होता है, ये नहीं होता कि आप सिर्फ अपने तकाज़े जिनसी पूरे करते रहें और आप कहें कि ये हलाल इस तरीके के लिए और इसी चीज़ के लिए कि बस बच्चे पैदा करते जाएं और अपना आप जो है उसको हम एक क्या कहते हैं उसको, क्योंकि हम अपना आप कहीं अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो कहीं निकालते थे। सेक्स इज नॉट यू कैन से दैट सेक्स इज जस्ट अ फ्रस्ट्रेशन। लोगों को कैजुअल सेक्स ही नहीं पता, उनको मालूम ही नहीं है इंटीमेसी क्या है कि इंटीमेशन है क्या। सो इससे पहले कि आपके बच्चे पोर्नोग्राफी की तरफ एडिक्ट होना शुरू करें या वो लोगों से जाके सेक्सुअल एजुकेशन लें, आप उनको खुद गाइड करें जब वो बालिग हो जाए। ये कि कोई किताब नहीं सिखाती, ये माँ बाप का ही जिम्मेदारी है कि वो सिखाए उनको। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही फरमाया आपने। मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी के जो आपके मिसाइल हैं, आप जब जाके लोगों से शेयर करते हैं, हर इंसान अपने एक्सपीरियंस से, अपनी जो सीख मिली होती है ज़िंदगी से, सबके मुख्तलिफ एक्सपीरियंस होते हैं, वो आपको मशवरे दे देते हैं। लेकिन कोई इसका मतलब ये नहीं है आपका भला नहीं चाहता है या भला चाहता है। आपके लिए क्या सही है क्या नहीं, कोई इंसान आपको बता सकता है जो न्यूट्रल माइंड से आपको सुने। वो एक साइकोथेरेपिस्ट होता है, साइकियाट्रिस्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है। तो मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग हेजिटेट मत करें कि बहुत देर हो जाए और मसले इतने आगे तक निकल जाएंगे कोई आपकी मदद ना कर सके, क्योंकि आप अपनी मदद करेंगे तभी अल्लाह भी आपकी मदद करेगा और मसले आपके हल होंगे। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं, थेरेपी सेशंस भी देते हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल जो है वो प्रोवाइड की हुई है, इस पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपने मसले शेयर कर सकते हैं, थेरेपी लेना चाहें, कोई भी मदद आपको चाहिए आप हमसे मांग सकते हैं, हमें बता सकते हैं। और डॉक्टर साहब आपसे बात करके फिर बहुत अच्छा लगा।
आई होप ऑडियंस भी बहुत इंजॉय कर रही होगी और सीख मिल रही होगी ऑडियंस को। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप सबसे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।